उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है। समिट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल है। चलिए सीधा रुख करेंगे। 30 किलोमीटर और भोपाल का 31 किलोमीटर हम कितना एफएआर बढ़ा सकते हैं जिससे वो एक ग्रोथ सेंटर बन सके, इसमें आपके सुझाव भी हम आमंत्रित करेंगे। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि जहां हमने ईवी पॉलिसी बनाई है, वहीं हमने इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी भी बनाई है। ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी ये एक नए कीर्तिमान बनाएगी हमारे प्रदेश में, क्योंकि हम उसमें सिर्फ कॉलोनी नहीं है, हर इंटीग्रेटेड कॉलोनी के अंदर एक आर्थिक जोन बने, एक ग्रोथ सेंटर बने। वहाँ सिनेमा खोल सकते हैं, वहाँ मॉल खोल सकते हैं, वहाँ आर्थिक गतिविधियाँ चला सकते हैं और उसको 20% की हम छूट देंगे। जितनी इंटीग्रेटेड कॉलोनी का क्षेत्र होगा उसका एक ग्रोथ सेंटर बने। और इस प्रकार किस प्रकार मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री के सपने को पूरा कर सके कि हम 5 ट्रिलियन की जब हमारी इकोनॉमी हो उसमें मध्य प्रदेश एक महती भूमिका अदा कर सके। आते ही आपने शहरी विकास मंत्रालय की जवाबदारी संभालने के साथ समान रूप से कई सुधार किए हैं, कई प्रकार के बदलाव कर रहे हैं। आज हमारा गौरव है, हमें गर्व है इस बात का, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले के सत्र में आज यहाँ इस सेशन में माननीय खट्टर साहब के साथ हमारे सबके लोकप्रिय नेता बड़े भाई माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय मंत्री, स्थानीय शासन, जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं माननीय कैलाश जी भाई साहब का। कोई सा भी विभाग दो और विभाग को चलायमान करना, काम को करना, कराना और काम में जान डाल देना, माननीय कैलाश जी भाई साहब की आदत रही है। हम सब उनसे सीखते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, सहकारिता और खेल मंत्री, जोरदार अभिनंदन विश्वास भाई का भी। आप भी अपने काम के कारण जाने जाते हैं। और ऐसे ही एक और काम के धनी हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, बिजली मंत्री, जोरदार ऊर्जा मंत्री, लगातार अपनी सेवा भावना के बलबूते पर निर्बाध रूप से ग्वालियर से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए सरकार के सुयोग्य मंत्री के रूप में अपनी साख बनाई। हमारी एक और मंत्री डॉक्टर प्रतिमा बागरी, आपका भी अभिनंदन, जोरदार। आप स्थानीय शासन राज्य मंत्री हैं। हमारी मालिनी राय जी, माननीय महापौर भोपाल, और पूरा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे। सवेरे हमारे बड़े बड़े रियल एस्टेट के क्रेडाई से लेकर के बाकी सारे, माननीय बंसल साहब से लगा करके दूसरे अग्रवाल साहब तक। वैसे अग्रवाल और मैं मान के चलता हूँ ये हमारी पहचान बनी है। कल के मंच पे भी एक अग्रवाल साहब बड़े भाई थे, आज छोटे भाई है। जोरदार अभिनंदन तो कर दो पूरे मंच का। मैं यशस्वी माननीय मंत्री श्रीमान खट्टर साहब को बताना चाहूंगा, हमारी सरकार बनने के बाद हमने बहुत सारे सेक्टर में अलग अलग प्रकार से काम करने के संकल्प किए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उसी में, यद्यपि ये बात सही है कि हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से संभाग में, माननीय भाई साहब, लोकसभा का चुनाव का समय छोड़ दें तो बचे हुए 7-8 महीने हर महीने एक न एक हमारे संभाग केंद्र पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हुए पूरे प्रदेश में रोजगार का, उद्योग का, निवेश का वातावरण बनाने का प्रयास किया। और उस बलबूते पर धीरे धीरे करते करते, और मैं माननीय मंत्री जी आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रयोग हमारा बहुत अच्छा रहा। इसके कई कारण से कई प्रकार के लाभ मिले। एक बड़ा लाभ ये मिला कि ऐसे छोटे स्थान पर भी इन्वेस्टर समिट हो सकती है संभाग केंद्रों पर, यह कॉन्फिडेंस बढ़ा। और कई सारे लोगों ने पहली बार, मुझे तो आश्चर्य लगा, बड़े बड़े उद्योगपति जब जबलपुर और ग्वालियर के लिए कह रहे थे कि हम तो पहली बार आए, हमने तो ग्वालियर नहीं देखा, हमको लगा कि ऐसे ऊपर की मंजिल से धक्का दे के नीचे गिरा दिया हो, हमको लगा जबलपुर ग्वालियर नहीं देखा तो फिर क्या देखा। लेकिन वास्तविकता है, इतना बड़ा देश है, इतने प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन आज मुझे इस बात का गर्व है, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा वो तो है ही है, नर्मदापुरम जैसा छोटा सा स्थान जिसकी स्वयं की आबादी भी बहुत थोड़ी सी है, लेकिन वहां पर भी हम जब अपने नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण निर्माण की मोहासा बाबाई में उस औद्योगिक केंद्र की उस पार्क का जब भूमि पूजन करने गए तो पहले 200 एकड़ जमीन थी, फिर 200 पूरी उसी समय
हमारे कार्यक्रम चालू होने के पहले खत्म हो गई तो 400 कर दी। 400 करते करते भूमि पूजन करने गए तो 800 की डिमांड आ गई। हम जब 800 का काम कंप्लीट करा तो 800 की और डिमांड आ गई। ये एक छोटे छोटे स्थान का लाभ है। जोरदार अभिनंदन करें ये पूरे अभियान का। और भोपाल तो ऐसी जगह थी, जब पहली बार हमारे अधिकारियों से बात हुई और मेरे मुंह से निकला कि हम भोपाल करने वाले हैं, तो बाद में मेरे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ बैठे भी है और उन्होंने कहा क्या कह रहे सर आप भोपाल में नहीं होगी, ये तो इंदौर में होगी। हमने कहा इंदौर में क्यों होगी, इंदौर तो है अच्छा, हमको सबको अच्छा बनाना और इंदौर को दिल्ली और बंबई की तरह बनाना है और बाकी को इंदौर की तरह बनाना कि नहीं बनाना। जोरदार अभिनंदन करो, ये काम आप ही के पास रहने वाला है। जिस प्रकार से यहाँ रिस्पांस मिला है और यहाँ की सारी चीजों को महसूस किया गया है, निश्चित रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब हमारे लिए हर स्थान पर करने लायक हमारा माहौल बना है। आज के इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, मेट्रोपॉलिटन कंसेप्ट के आधार पर आसपास के जिलों को जोड़ते हुए हमने इसमें कुछ प्रयोग किए हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में जैसे इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और धार का पीथमपुर, और मोटे तौर पर कल्पना ऐसी की गई कि ये सारे इंडस्ट्रियल जो हमारे बड़े बड़े केंद्र हैं, जैसे उदाहरण के लिए धार का पीथमपुर, देवास का इंडस्ट्रियल बेल्ट, मक्सी जो शाजापुर का हिस्सा आता है, इधर बांध का जो हमारे उज्जैन का हिस्सा आता है, इधर नागदा और इंदौर का पूरा हमारा जिला, ऐसे सब मिलाकर लगभग ये 8000 किलोमीटर का पूरा एरिया मिल रहा है, जिसको मेट्रोपॉलिटन की कल्पना हमने दी है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन की कल्पना में ज्यादा कानूनबाजी में उलझाने के बजाय आउटर लाइन हमने तय कर दी, इंडस्ट्रियल बेल्ट तय कर दिया, आने जाने के मार्ग, रेलवे की व्यवस्था, बिजली, पानी, सफाई, सीवर लाइन, ये कई कॉमन चीजें हैं जिस पे हम काम करेंगे। बाकी इसको खुला छोड़ेंगे और भविष्य की दृष्टि से आने वाले 25 साल तक एक महानगर के रूप में इसको विकसित करेंगे। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट, जरा ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, मंच से ज्यादा जोर से बज गई, मजा ही नहीं आ रहा है। अपने पास दूसरा भोपाल की कल्पना की गई कि भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, थोड़ा नर्मदापुरम का हिस्सा और भोपाल पूरा, ये एक तरह से मेट्रोपॉलिटन की हमारी कल्पना है। इसके के साथ कई प्रकार के सुझाव भी आमंत्रित कर रहे हैं। भविष्य की दृष्टि से बहुत सारी बातें होगी, लेकिन जैसा कि माननीय खट्टर साहब ने कहा कि आपको अब दूसरे सत्र में जाना रहेगा, आप बगैर संकोच जाओ, ये सत्र हम अच्छे से करेंगे। तो मैं उनकी अनुमति लेते हुए अब आप और उनके बीच में बाधा न बनते हुए सीधे इस पूरे सेक्टर के लिए, इस पूरे सेशन के लिए मेरी शुभकामना देता हूं। और ये पक्की बात करते हैं कि अभी हमने कॉमन रूप से बहुत सारे विषयों की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो बात की है, लेकिन आने वाले समय में इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट के आधार पर, अर्थात हमारी भौतिक अधोसंरचना के साथ साथ शहरी नगरीय विकास की जो योजना हो सकती है, उसकी अलग से समिट भी करेंगे। मेरी अपनी ओर से बड़े अच्छे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, डॉक्टर मोहन यादव जी। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि बहुत सारे काम इस समय इन्वेस्टर्स समिट में चल रहे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम जारी है। और इस कार्यक्रम में अब हम आग्रह करेंगे प्रमुख सचिव नगरीय विकास मध्य प्रदेश श्री संजय कुमार शुक्ला जी से कि वे आएं और पहले तो इस पूरे आयोजन के बारे में संक्षिप्त विवरण दें, उसके बाद एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन की वो शुरुआत करें जिसमें मध्य प्रदेश इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी 2025 के ऊपर वो विचार व्यक्त करेंगे। इस विचार उद्वेलन के क्रम को हम जारी रखेंगे और उनके बाद फिर हम आमंत्रित करेंगे अन्य विशेषज्ञों को। तो बहुत आदर के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास तथा विमानन मध्य प्रदेश श्री संजय कुमार शुक्ला जी को। आज के इस सत्र में दिल्ली से पधारे सम्मानीय केंद्रीय मंत्री नगरीय विकास खट्टर साहब, मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय प्रद्युम्न तोमर साहब और अन्य सभी सम्मानीय मंच पर
वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं और रियल एस्टेट सेक्टर के प्रमुख लोग हैं। चूँकि समय की कमी है और माननीय हमारे मेहमान को जल्दी निकलना है समय पर, इसलिए हम प्रेजेंटेशन को थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। मैं पहले ही बता दूं कि जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, सबके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल से जितने लोग रजिस्टर्ड हैं उन सबको ये पॉलिसी भेजी जाएगी और ये वेबसाइट पे उपलब्ध है। इंडस्ट्री विभाग के वेबसाइट पे है, नगरीय विकास विभाग के वेबसाइट पे है, हाउसिंग बोर्ड के वेबसाइट पे है, तो सबको ये पूरी जानकारी हर तरह से उपलब्ध है। नेक्स्ट। तो इसमें हम ये बता रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो शहरीकरण पूरे दुनिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और जैसा कि हम ऐसे भी देखते हैं, जानते हैं, हमें से अधिकांश लोग विदेश भी गए हैं, हमने काफ़ी देश और काफ़ी शहर घूमे हैं कि पूरे दुनिया में अगले कुछ सालों में लगभग 60 से 70% आबादी शहरों में रहेगी। भारत में हमारा अनुमान है कि ये संख्या 50 से 55 के बीच में हो सकती है और ये शहरी जो केंद्र हैं यही आबादी सबसे अधिक अर्थव्यवस्था में योगदान देगी। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखना है कि शहरों की आबादी बढ़ रही है और ये संख्या बढ़ के अलग अलग राज्यों में 50 या 60 या 70% हो सकती है। और ये प्रयास किया, कुछ चीजें आपको जानकारी के लिए जरूर बताना चाहूंगा। जैसे हमारा भौगोलिक रूप से ये बड़ा मध्य प्रदेश है, लेकिन आयुष्मान योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ी सौगात दी है, इसी आधार पर माननीय मंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे अपने राज्य के अंदर एविएशन नीति में बदलाव किया है। और मुझे लगता है शिवशेखर जी ने बताया होगा, बता दिया सबको, कि हमारे यहाँ टूरिज्म के बढ़ाने के लिए हमारी खुद की विमान सेवा भी है। और अब माननीय मंत्री जी मदद करना, हम 7.5 लाख रुपया पर फ्लाइट, प्रतिदिन अगर आती है तो इंसेंटिव देंगे उसको लाने के लिए। हमारी सरकार के माध्यम से यात्री मिले ना मिले, सरकार पैसा देगी विमान लाने ले जाने के लिए। ये कुल मिलाकर के यात्रियों को प्रोत्साहन देने के लिए, विमान सेवाओं की गति बढ़ाने के लिए अभी हमने इसी प्रकार से हमारे वेंचुरा एयरक्राफ्ट को लगाया है। हमारे अपने बलबूते पर, राज्य के बलबूते पर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा ये रोज आ रहा है। लेकिन एयर एम्बुलेंस जहां हमारी हवाई पट्टी है वहां विमान से, जहां हमारे हेलीपैड है वहां हेलीपैड से, आयुष्मान योजना के माध्यम से बगैर 1 रुपया लिए निःशुल्क अपनी तरफ से एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी पूरे प्रदेश के लिए हमारी सरकार ने दी है। ये हमारा अपना दूसरा, आजकल टूरिज्म में हेल्थ टूरिज्म भी आ रहा है और उस नाते से ऐसे कई प्रकार के कई प्रयोग कर रहे हैं। जैसे उज्जैन में दर्शन कराने आप भेजो, और राज्य के अंदर के भी अगर आप आयुष्मान कार्ड धारी हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उज्जैन में हार्ट का ऑपरेशन कराएंगे, रहने खाने का भी व्यवस्था करेंगे और ऑपरेशन करा के वापस भिजवा देंगे, केवल आयुष्मान कार्ड हो। ऐसे कई प्रकार के प्रयोग हम कर रहे हैं। उनके साथ वालों को भी भोजन प्रसादी रहेगी, मरीज को भी रहेगी, 1 रुपया नहीं लगने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर के अब जब टूरिज्म की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट के बारे में तो बता ही दिया है। हमारे पास अभी अभी यशस्वी प्रधानमंत्री जब पहली बार चीता छोड़ने गए तो हमको लगा कि चीते के कारण से बहुत सुरक्षा और व्यवस्था और पता नहीं, लेकिन ये ध्यान में आया कि चीता तो जब से पृथ्वी पे आया है अभी तक का रिकॉर्ड ही उसका नहीं है कि वो किसी मनुष्य पे हमला करे। तो अब की बार तो मेरे से जब चीता छुड़वाया तो ऐसा लगा जैसे बिल्ली छोड़ रहा है इतने आराम से चीते को छोड़ के आए। और आज की स्थिति में हमारे शिवपुर के जंगल में जो चीता पूरे एशिया में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अपने प्रदेश के अंदर 12 चीते गांव में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कई बार गांव से भगाना पड़ता है कि जरा इसको हटाओ भाई, ये कहीं इसका नुकसान नहीं हो जाए, क्योंकि ये ऐसी, अभी आप जहां हैं इस नगरी में भी आप कभी रुके हो तो देख लेना, यहाँ भोपाल ऐसी नगरी हो गई है कि दिन में मनुष्य घूमते, यहाँ भी टाइगर घूमते, रात में आप आसपास होटल से देखोगे आपको दिखाई दे जाएंगे। ये जो वर्तमान के दौर में
और हमारे साथ टाइगर ने भी सह अस्तित्व की भावना के आधार पर अपनी जीवन शैली भी बदल ली। आमतौर पर एक टाइगर को जीने के लिए वो 45 से 50 किलोमीटर का एरिया चाहिए रहता है और अपनी टाइग्रेस के लिए 10 से 15 किलोमीटर का एरिया। लेकिन अब संख्या इतनी बढ़ गई है कि हमारे यहाँ वो टाइग्रेस वाले इलाके में जीवन पूरा कर रहा है। कोई बात नहीं, 15 किलोमीटर में चला लो, तुम भी आनंद में रहो, हम भी आनंद में रहे। आने वाले समय में आज के इस दौर में माननीय पर्यटन मंत्री जी हैं, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से अब हमारे पास टाइगर इतने अच्छे होगा, इतनी ज्यादा संख्या में होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई गिफ्ट देना हो तो आप हमसे टाइगर ले जाके दिलवा सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में टाइगर है। पूरे देश में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो हमारे पास है। और केवल टाइगर नहीं है, आप तेंदुआ भी चाहोगे, लेपर्ड भी उतनी संख्या में। पूरे देश में सबसे ज्यादा लेपर्ड हमारे पास है। और आप भी कभी देखना चाहो घड़ियाल वास्तव में ये इस टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने की जरूरत है। चंबल हमारी विश्व की सबसे सुंदर स्वच्छ नदी अपने इस मध्य प्रदेश के अंदर है। और अभी अभी मैं घड़ियाल के बच्चे छोड़ के आया। अब बच्चों का भी सिस्टम इतना अच्छा, टूरिज्म को ऐसे भी डेवलप करेंगे। कितना अच्छा हमारा यहाँ वन्य जीवन को बनाने का तरीका है कि अभी मान लो 400 अंडे घड़ियाल दे रहा है तो उसमें से 200 उठा लाते हैं, 200 में ही छोड़ देते हैं ताकि अगली बार भी घड़ियाल वहां अंडे देता रहे। वो अपने अंडे संभाले, उससे आगे बढ़े नहीं बढ़े। लेकिन जो अंडे हमारे पास आ जाते हैं, 2-2.5 साल उन अंडों से बच्चे निकाल करके उनको अपने लगभग 2.5 फीट से ऊपर बड़ा करते हुए 2.5 साल के बाद, जैसे मैं अभी छोड़ के आया हूं, लगभग 90 घड़ियाल हमने छोड़े हैं। उसमें हर 15 दिन में, महीने भर में, सितंबर अक्टूबर के बाद से ये अपना फरवरी आखिरी मार्च फर्स्ट वीक तक लगातार घड़ियाल छोड़ने का। और जहां घड़ियाल नदी में छोड़ रहे हैं वो दृश्य भी इतना बढ़िया दिखता है। वो आपका घड़ियाल चाहो तो आप हाथ से पकड़ के भी छोड़ दो, कभी कभी मुंह बड़ा कर देता बड़ा वाला, वो कभी आप तरफ पलटा ले तो डरना मत, कोई फर्क आपके सारे प्रबंधन है। लेकिन घड़ियाल क्या, गिद्ध भी इतनी ही बड़ी संख्या में है। आज की स्थिति में गिद्धों की बड़ी संख्या, लेकिन मध्य प्रदेश में गिद्ध भी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। और लगातार हमारे पास टाइगर रिजर्व के जो अभयारण्य है, पहले 7 थे, अभी इसी साल हमने यहाँ रातापानी, जिसको डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पे अनाउंस किया है, और ये 8वां है। नवा हमारा अभी माधव नेशनल पार्क इसी 10 मार्च को उसको भी लोकार्पित करने वाले हैं। एक एक करके सभी प्रकार के टूरिज्म के लिए फॉरेस्ट का तो इतना समृद्ध हमारा इलाका। और अब तो हमारी स्थिति ये बन गई, माननीय मंत्री जी, आपके जोधपुर में साथ फर्नीचर अच्छा बनाते लकड़ी वाले, लेकिन ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है कि जोधपुर में लकड़ी नहीं और फर्नीचर सबसे अच्छा बनाते हैं। और हमारे यहाँ लकड़ी बहुत है लेकिन फर्नीचर नहीं बना पाते हैं। तो हमारा एमओयू कर ले, आप हमारे यहाँ से भी करके जाओ कि हमारा ये निवेश में एक निवेश 2 राज्य सरकारों के बीच में करा दें। आपकी मौजूदगी से जब आप जल शक्ति मंत्री थे तो आपने, मुझे इस बात का गर्व है, जोरदार अभिनंदन करे, केन बेतवा नदी का बड़ा प्रोजेक्ट और पार्वती काली सिंध का भी आपके आग्रह से, आपकी मदद से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, CR पाटिल जी के माध्यम से, ये जो हमारे राज्यों के परस्पर संबंध अच्छे रहना चाहिए। ये नए दौर का भारत है और नए दौर के भारत में तो गया जमाना जब केरल कर्नाटक मुकदमा लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान भी लड़ रहा था, लेकिन आपस में अब संबंध अच्छे बनाते हुए हम सहअस्तित्व की भावना की बात करें तो सहअस्तित्व में पर्यटन से अच्छी बात कोई समझा सकता है क्या? ये तो आप ही कर सकते हैं। मेले का मतलब मेलजोल बढ़ाना, और मेलजोल को बढ़ाने के लिए पर्यटन उसमें बड़ी मददगार भूमिका अदा करता है। और जैसे कि हमारी होटलों के बारे में बात आई, आपको एक और जानकारी बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने, आपके माध्यम से भी आपको भी ये गुंजाइश मिलेगी कि हमारे अपने उज्जैन में जो 2028 में सिंहस्थ लगने वाला है, जब कुंभ राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करती है तो कुंभ हो जाता है, और जब हमारी सिंह बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो वह सिंहस्थ हो जाता है। ये प्रत्येक 12 साल में एक बार स्थिति बनती है। तो उज्जैन के अंदर लगभग 3300 हेक्टेयर जमीन में ये पूरा का पूरा नया धार्मिक सिटी का प्लान हमारा मंजूर हो रहा है।
उसमें बड़े पैमाने पे साधु संत महंत महामंडलेश्वर शंकराचार्य उनको स्थायी रूप से जगह देने जा रहा है कि आप आइए अपने स्थायी रूप से आश्रम बनाइए। लेकिन वो आश्रम में क्या कर सकते हैं, वो अन्न क्षेत्र चला सकते, धर्मशाला बना सकते, वो सभी प्रकार के स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बना सकते। तो ये इसके पीछे पीछे आपको संकेत आ रहा होंगे, मैं बता रहा हूं तो, क्योंकि बड़े पैमाने पर केवल साधु संत को नहीं, आप भी इस टाइप की व्यवस्था में मदद कर सकते। अब आप बताओ धर्मशाला और होटल में क्या अंतर है, मुझे तो नहीं मालूम, आप ही बता सकते, टूरिज्म वाले सबसे बढ़िया बताएंगे। जैसे मैं जब टूरिज्म का कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष था तो मैंने उस समय पर्यटन को तीर्थाटन से जोड़ा था, और तीर्थाटन के आधार पर भी तो हम वही सारी काम करते हैं। तो मैं मान के चलता हूं आज भोपाल की धरती पर यह सेशन सफल होगा। माननीय शेखावत जी यहाँ मौजूद है, और ये पहली बार प्रयोग किया था, लेकिन जाने अनजाने कोई कठिनाई आई तो मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं। हमारा प्रयोग हुआ है भोपाल का, लेकिन उम्मीद करेंगे आपके माध्यम से पर्यटन ने नए कीर्तिमान बनाए। रिकॉर्ड तो शिवशेखर जी ने बताया होंगे और आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगेगा कि हम बार बार अगली बार इन्वेस्टर समिट करेंगे तो केवल टूरिज्म की भी करेंगे। इसके लिए ये एक माहौल बनने के लिए तैयार है। मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और चूंकि ये एक समान बहुत सारे सत्र चल रहे हैं तो थोड़ा विलंब से आया, क्षमा भी चाहता हूं। और अब मैं उम्मीद मेरी 1-to-1 भी होने वाली है, तो माननीय मंत्री जी से भी मैं अनुमति लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि बाकी के सत्र में हमारे मित्रगण माननीय त्रिपाठी जी हमारी भूमिका अदा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और निरंतर आपका प्रयास है पर्यटन स्थलों का विकास और तीर्थ स्थलों का विकास, जिसके आप जिन्होंने अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए, जीव जंतुओं को सहेजने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम बहुत बहुत आभार करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। हार्टली थैंक यू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश फॉर योर गोल्डन वर्ड्स। नाउ मूविंग अहेड, जैसा कि हम सभी मंच पर देख पा रहे हैं, एक बहुत ही बड़े पर्दे के अभिनेता हमारे साथ मंच पर हैं। अ पर्सन डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, लेट अस वॉच वन TVC। हमेशा दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। आज आपने दिल से अपनी बात रखी है हम सभी के बीच। जोरदार तालियां हो जाएं पंकज त्रिपाठी जी के लिए। नाउ मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर Donavit Pulsawat, Consul General of the Royal Thai Consulate in Mumbai, to address all of us. He is Royal Consulate General of Thailand. He is highly decorated and received many government awards and medals. He has received at various embassies, has been an integral part of Foreign Consular and Asian Affairs. Let us have a round of applause to welcome him, Mr. Donavit Pulsawat, to address all of us. जोरदार तालियां बजना चाहिए। हमारे बीच सम्मानीय अतिथिगण हैं, अंतर्राष्ट्रीय अतिथिगण हैं, उनका हम स्वागत करें। Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you for Madhya Pradesh Tourism for inviting me to attend this event. I will take this opportunity to share the Thailand experience on how to promote tourism industries. You may know, last year we have 35 million foreign tourists go to Thailand, and this is contribute to around 14% of our GDPs. And thank for the Indian strong economies and a lot of disposable income, there are 2.1 million Indians go to Thailand alone. Thank you very much for your contributions. You see, the tourism industry in Thailand is start in 1998 when we are launching the Amazing Thailand campaign. Since then, our tourism industry is developed so very fast and very strong.
This contribution to many factors that I would like to take this opportunity to share to you all. First of all, what we are doing in Thailand is about the location. We always try to maintain and improve our tourist destination in always in a good conditions. And the organization like UNESCO is playing a very significant contribution to this event as well. The second thing is to develop the infrastructures, road, airport, hotels, and all the tourist facilities. The third one is the easy to travel, easy to access. That's what we are doing. We increase the flight from. लेकिन जिंदगी रखा होगा शौक से। मैं मान के चलता हूं केवल हीरा नहीं, हीरे के साथ हमारा लाइमस्टोन, हमको अपने आप में सीमेंट से लेके कई प्रकार के डोलामाइट, मैग्नीशियम, आयरन, सभी प्रकार की माइनिंग की बड़ी बड़ी संभावना वाला ये पूरा प्रदेश। और एक तरफ परमात्मा ने इसमें विशेष कृपा भी की है, जब नीचे की माइनिंग बहुत मजबूत है और बड़े बड़े जंगल है और लोग उतने सरल है, ताकि सभी प्रकार की संभावनाओं में जो व्यापार व्यवसाय के लिए जरूरी है और उतने ही सुगम सारी व्यवस्थाओं को पारदर्शी सरलीकृत रूप से व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारी सरकार ने हमारी पॉलिसियां भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जब आपके सबके बीच में दी है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से अभी हमारा कितना 15,000 करोड़ का अपना निवेश का प्रस्ताव ने अभी बजट ईयरली हमारी जो रेवेन्यू है 11,000। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये भी आगे जाकर के 5 साल में आपकी सबकी मदद से ये भी 5 गुना बढ़े। अभी हम 11,000 पे हैं, हम चाहेंगे कि हम उड़ीसा के पास पहुंचे। मुझे बताया था कांता राव जी ने, याद है कि उड़ीसा ने अपनी काफी बड़ी छलांग लगाई है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारी ये नीतियों के बलबूते पर आपकी ऊर्जा और आपके सहयोग से अब तो आने वाले समय में ये जो हमारी जिस प्रकार की पॉलिसियां हैं और इसमें भी कोई कठिनाई है, तो मेरे तो विज्ञापन में आता है कि अगर इसके अलावा भी सीसीआईपी से लाभ लेना हो तो मैं उससे बाहर जाकर भी लाभ देने को तैयार हूं। कुल मिलाकर के व्यापार व्यवसाय बढ़ाना, राज्य को समृद्ध करना, खास करके माइनिंग के सेक्टर में बहुत बड़ी संभावना है। और अब मुझे अच्छा भी लग रहा है, अभी तक तो हम केवल रॉ मटेरियल दे रहे थे, और रॉ मटेरियल की बजाय हमारा प्रोडक्ट यही बने, उत्पाद यही हो, इसीलिए हम विशेष रूप से उस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में निश्चित रूप से, अभी तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हमारा एक सेशन हो रहा है, लेकिन कांताराव जी अपने बीच में प्रयास किया था, दोबारा और प्लान बनाएंगे भारत सरकार के माध्यम से। अभी मंत्री जी सब श्री किशन रेड्डी जी किसी काम में व्यस्त हैं, लेकिन अकेला अलग से माइनिंग के लिए हम सबमिट करेंगे और इसी प्रकार के इस पूरे विस्तार एक एक चीज बारीकी से सभी क्षेत्रों में बात करते हुए निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। मेरी अपनी ओर से इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा भोपाल को लेकर के थोड़ा सा मन में कहीं न कहीं थोड़ा ऐसा लग रहा था कि भोपाल का प्रयोग नया है, लेकिन आप सबकी उपस्थिति हमारा हौसला कई गुना बढ़ाया है। आपकी मौजूदगी से निश्चित रूप से हमने ताकत पाई है और भोपाल की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी तक की हमारे प्रदेश में होने वाली जीआईसी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन रही है। मेरी अपनी ओर से आप सबको भी बधाई। और सायंकाल जब गृह मंत्री जी आएंगे तो हमें लगेगा हम काफी हद तक बहुत आगे बढ़ेंगे। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। समान रूप से मेरी तो इच्छा है कि मैं यहाँ से निकलूं नहीं, यही बैठा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम चल रहे हैं अलग अलग। आधे ऊपर तो काम समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि जितने प्रकार से काम चल रहे हैं आपको भी आनंद आएगा। लेकिन जब हम अपने अच्छे मन से काम करते हैं तो सभी कामों में सफलता परमात्मा भी देता है। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ और आप तो परमात्मा की दया से उस समुद्र मंथन की घटना का भी हमारा नगर साक्षी है। समुद्र मंथन की घटना
मैं मान के चलता हूँ कुंभ से जुड़ती है कि कुंभ में स्नान करने के लिए ऐसा माना गया कि वो अमृत मंथन हुआ था। लेकिन अमृत मंथन को अगर माइनिंग की तरीके से देखो तो सच्चे अर्थों में माइनिंग की पहली घटना थी वो जो पृथ्वी के गर्भ से निकल करके आई। क्या निकला है दुनिया में कोई पहला अगर कोई माइनिंग का प्रयोग हुआ है तो हमारे देवताओं के माध्यम से हुआ है। और उसकी विशेषता क्या है जो निकला है वो सबसे आखिरी में जहर पिया भगवान नीलकंठधारी कहलाए, लेकिन अमृत भी निकला है, अमृत में जीवन मिला है। और हम सब जानते हैं ये अमृत अर्थात माइनिंग सेक्टर की ताकत है। माइनिंग सेक्टर सबका बेस बनाती है, माइनिंग के बिना सब कुछ अधूरा है। तो हम अपने वर्तमान के इस युग में माइनिंग की महत्ता भी समझें और आने वाले समय में इसके आधार पर लोगों की बेहतरी के लिए, रोजगार के लिए, समृद्धि के लिए और सह अस्तित्व की भावनाओं के लिए पृथ्वी के गर्भ में छिपा खजाना हम सबको फलीभूत हो और आपन सबके काम आए। इस भावना के आधार पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर आपका आभार मानता हूं। आपने प्रेम से आकर के हमारे इन्वेस्टर समिट को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी ये प्रोत्साहन वाक्य हम सभी को प्रगति की ओर अग्रसर तो करते ही हैं, लेकिन उसे 2 गुना बढ़ाने में भी, उसे गति देने में भी बहुत सहयोग करते हैं। एक बार पुनः हम जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है आज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समिट को एक बार फिर संबोधित किया और माइनिंग सेक्टर पर फोकस किया। मध्य प्रदेश में माइनिंग सेक्टर में कितनी अपार संभावनाएं हैं, को लेकर उन्होंने फोकस किया और ये भी कहा कि माइनिंग को लेकर एक अलग से कॉन्क्लेव समिट किया जाएगा जिसमें सिर्फ माइनिंग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं और क्या कुछ इसमें आगे किया जा सकता है उस पर फोकस किया जाएगा। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है आज। निवेश के महाकुंभ का आखिरी दिन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस का समापन करने पहुंचेंगे आज शाम। देश विदेश से उद्योगपति यहां पर पहुंचे हैं और